हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और दोस्तों, ये एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसका जो अध्याय 4 है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अध्याय 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज अध्याय 4 को हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। और इसमें हमें दोस्तों पढ़ना है कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है और इंडियन जो इकोनॉमी है उस पर उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है नहीं? तो और भी दो बातों को डिस्कस करेंगे, जैसे वैश्वीकरण है, उदारीकरण है और आपके पास निजीकरण है। ठीक है नहीं? एलपीजी रिफॉर्म जिसे बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो इन तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है कि वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है और निजीकरण क्या है। यानी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन आपके पास उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन आपके पास निजीकरण। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। बड़ा अच्छा आपको इंटरेस्ट आने वाला है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जिनका एक देश से कई देशों में व्यापार होता है, उनका क्या रोल होता है। और वैश्वीकरण में क्या वैश्वीकरण का जो प्रॉफिट है भारत के सभी लोगों के पास जा पा रहा है या कुछ ही लोगों को इसका फायदा हो रहा है, हम सब इन बातों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार फ्लो चार्ट में बता देता हूँ आपको कि किस किस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आपके पास वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण को हम डिस्कस करने वाले हैं इसे। और एक हम डिस्कस करने वाले हैं उदारीकरण को, और एक हम डिस्कस करने वाले हैं निजीकरण। वैश्वीकरण को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण को बोला जाता है आपका लिबरलाइजेशन और निजीकरण को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। इन तीनों को डिस्कस करेंगे। और चौथा ये डिस्कस करेंगे कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कंपनी का रोल, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वैश्वीकरण का लाभ किन लोगों को ज्यादा मिल रहा है या गरीब को भी मिल पा रहा है नहीं, उसका जो है इक्वल जो प्रॉफिट है वो सभी लोगों को मिल रहा है कि नहीं। और एक चीज हम डिस्कस करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ये वैश्वीकरण जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको शुरुआत हम करेंगे वैश्वीकरण में, थोड़ा सा मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जाम्पल के हिसाब से लेकर उसे शुरुआत करेंगे, जैसे बुक में भी दिया हुआ है कि दोस्तों आपने देखा होगा इस टाइप से अपने मार्केट रहते हैं सिटी के, और आपने देखा होगा उसमें अलग अलग कंपनियों के बैनर भी लगे हुए होते हैं और अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट भी बिकते हैं। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि बाजार का एकीकरण, तीव्र एकीकरण, यानी कि जो वर्ल्ड के जो विश्व के बाजार हैं उनका तीव्र एकीकरण। एकीकरण का मतलब एकजुट हो, एक मिल हो जाना, यानी जो प्रोडक्ट आपको चाइना में मिल रहा है वही प्रोडक्ट आपको इंडिया में मिल रहा है और वही प्रोडक्ट आपको कहाँ मिल रहा है, अमेरिका में। तो ये एकीकरण है। अब इसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है दोस्तों, उनका क्या काम होता है, वो एक से ज्यादा देशों में अपने व्यापार करते हैं। और जब वो व्यापार करते हैं एक से ज्यादा देशों में, तो क्या होता है कि वो अलग अलग देशों में अपने अलग अलग जो है प्लांट लगाते हैं। पता चल रहा है कि डिजाइनिंग की कोई भी, जैसे मालूम सपोज करो कोई कार का गियर है या मोटरसाइकिल का गियर होता है। अब कोई कंपनी जो गियर बनाती है वो दोस्तों क्या डिजाइनिंग तो करा रही है इंडिया में गियर की, लेकिन प्रोडक्शन करा रही है चाइना में, और गियर को असेंबल करा रही है आपका फ्रांस में। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं उनका ये काम होता है, उनका व्यापार कई देशों में फैला हुआ होता है। यानी कि डिजाइनिंग कराई भारत में क्योंकि यहाँ काफ़ी सक्षम इंजीनियर हैं, प्रोडक्शन कराया चाइना में क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन कराना थोड़ा सस्ता है, और उसे असेंबल कराया फ्रांस में क्योंकि वहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी उन्हें मिल जाती है। और उसके बाद सारा असेंबल कराने के बाद फिर फ्रांस से जो है पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूशन होता है
उस गियर बॉक्स का। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से, लगभग 1990 के बाद से, 1991 के बाद से, जैसे कि 1991 में भारत एलपीजी रिफॉर्म लाया, यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों रिफॉर्म लाया भारत अपनी इकोनॉमी में। तब से भारत में भी काफ़ी मार्केट खुला हो चुका है और विश्व में पहले से भी था ही। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वैश्वीकरण जो है, हम वैश्वीकरण के माध्यम से क्या काम करेंगे, उत्पादन का कैसे एकीकरण होता है और बाजार का कैसे एकीकरण होता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से हम इसे समझेंगे। जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया गियर बॉक्स वाली, तो क्या होता है, ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं अलग अलग देशों में व्यापार करती हैं और उनके ही प्रोडक्ट सब जगह देशों में जाते हैं। ठीक है, जैसे और भी एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चाइना है। अब चाइना में क्या होता है, उस चाइना ने देखा इंडिया में जो खिलौने होते हैं तो उनका दाम काफ़ी है। तो चाइना ने क्या काम किया, चाइना के जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने इंडिया में खिलौनों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इंडियन खिलौने महंगे और चाइना के खिलौने सस्ते, और डिजाइनिंग भी उनकी मतलब सही। तो उससे क्या हुआ, लोगों के मन में जो है उनके प्रति आकर्षण हुआ और अब भारत का बाजार चाइना के खिलौनों से पटा हुआ है और यही चाइना के खिलौने फिर अमेरिका में भी जाते हैं। तो इसी हिसाब से एक कंपनी ने क्या काम किया कि मार्केट को देखा और अपने प्लांट वो जगह जगह स्थापित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या काम करती हैं दोस्तों, वहां इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हैं जहां उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अगर मान लो इंडिया है, इंडिया में कोई प्लांट लगा के प्रोडक्शन को बनाना सस्ता है तो वो एक प्लांट अपना इंडिया में लगाएगी और फिर इंडिया में प्रोडक्ट को तैयार करके वो विश्व के बाकी देशों में पहुंचाएगी। तो उससे क्या होता है, उससे लोग कनेक्ट होते हैं विश्व के एक दूसरे के, उससे जो है क्या होता है, उससे बाजार कनेक्ट होते हैं। तो यही वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है दोस्तों, इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। ठीक है नहीं, तो मैंने आपको ये बता दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी का कैसे ये बाजार को एकीकरण करती हैं, कैसे बाजार को मतलब बाजार को परस्पर जोड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें शुरू में सब यही बताया गया है कि कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया, क्योंकि भारत में भी एलपीजी रिफॉर्म आए और भारत के बाजार को भी विश्व की कंपनियों के लिए खोल दिया गया। आज जो आप अमेजन देखते हो, कुछ भी मंगा लेते हो आप अमेजन से, तो अमेजन क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। तो ये केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व में है इसका काम है। आपके पास फ्लिपकार्ट है, ये भारत की कंपनी थी लेकिन अब उससे खरीद लिया गया है। तो ये कंपनियां जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग अपनी नीति अपनाती हैं। अब वो बताएंगे कि कैसे कैसे ये जो है चीज़ों को करती हैं। तो इन सारी चीज़ों में यही बात दे रखी है, आप इसे पढ़ लेंगे आराम से। जो मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण में जो है आप देखते हो कि मार्केट में ये सारी चीज़ें आपको टीवी, डिजिटल कैमरे ये सब मिल जाते हैं और ये अब भारत में अलग अलग कंपनियों के हैं। जापान की भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अमेरिका की भी कर रही है, चाइना की भी कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, बाजार वही कंपनी अदर देशों में करती हैं तो उससे बाजार जो है और क्लोज आ रहा है। ठीक है नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब आता है अंतर्देशीय उत्पादन। इसमें अंतर्देशीय उत्पादन में यही बताया है जो मैंने आपको बताया कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है अंतर्देशीय का मतलब अलग अलग देशों में उत्पादन। तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है एक से ज़्यादा देशों में व्यापार फैला हुआ होता है दोस्तों, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी बोली जाती है। और ये क्या काम करती हैं दोस्तों, कहाँ प्लांट लगाती हैं, जहाँ मैंने आपको बताया था, जो 9th क्लास में मैंने आपको बताया था उत्पादन के कारक क्या बताए थे, भूमि। तो जिस देश में भूमि सस्ती मिलती है इन्हें, या जिस देश में श्रम सस्ता मिलता है, या जिस देश में जो है सरकार की पॉलिसी इनके मतलब फेवर में रहती है, सरकार निवेश बढ़ाने के लिए काफ़ी छूट देती है, बिजली, पानी, इन सारी अच्छी सुविधाएं देती है, तो ये उस देश में जो है निवेश करती हैं। क्योंकि देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं दोस्तों, इनका जो मालिकाना हक होता है वो किसी एक व्यक्ति या एक कुछ पर्सन के पास होता है। और ये कंपनियां हमेशा लाभ के लिए काम करती हैं। ये कंपनियां किसके लिए काम करती हैं, लाभ के लिए। लाभ के लिए काम करती हैं। और जहां इन्हें लाभ मिलता है, जहां सस्ती भूमि मिलती है और सस्ता श्रम मिलता है,
और मतलब काम करने वाले लोग सस्ते मिलते हैं, यानी उनकी मजदूरी कम होती है, बिजली पानी ये सारी व्यवस्था सरकार अच्छे से मुहैया कराती है, तो ये कंपनियां जो हैं वहाँ उत्पादन करती हैं। और इन कंपनियों ने क्या काम किया है, अलग अलग देशों में अपने प्लांट लगा रखे हैं, और प्रोडक्शन उत्पादन किसी देश में होता है, डिजाइनिंग किसी देश में होती है प्रोडक्ट की, और वो असेंबल किसी देश में होता है, और फिर उसके बाद जो है पूरे विश्व में जो है ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं अपने प्रोडक्ट का। तो अंतरदेशीय उत्पादन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंने आपको बताया बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती हैं जो एक से ज्यादा देशों में अपना व्यापार करती हैं। देखो ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का ही एग्जाम्पल दे रखा है कि ये बेंगलोर में कॉल सेंटर है, तो ये कंपनियां क्या काम करती हैं, प्रोडक्शन कहीं और कर रही हैं, असेंबल कहीं और कर रही हैं, लेकिन भारत में जो ये कॉल सेंटर है बेंगलोर में, यहाँ से ये ग्राहक सेवा यानी ऑर्डर बुक करा रही हैं इन लोगों के थ्रू, क्योंकि इन्हें पता है कि भारतीय लोग काफी शिक्षित हैं और अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, तो इसलिए जो है ये ग्राहक सेवा का अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों से ये वार्तालाप अच्छे से कर सकते हैं और ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ऑर्डर यहाँ से बुक करा रही हैं, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, चाइना में, और असेंबल कहाँ हो रहा है, यूरोप और मैक्सिको में, और ऑर्डर कहाँ से लिया जा रहा है, भारत से। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ऐसे व्यापार होता है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, सारे विश्व के जो बाजार हैं वो एक जगह आ रहे हैं, सारे विश्व के बाजारों में एकीकरण हो रहा है। तो ये यही वैश्वीकरण है एक प्रकार से, कि विश्व के जो बाजार हैं वो तीव्रता से जो एकीकरण हो जाए, तो उसी को तो हम कहते हैं वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि विश्व जो है अब एक जगह हो गया, एक गांव हो गया, एक गांव हो गया, जैसे एक गांव में जो है सबका आना जाना रहता है, एक दूसरे के काम करते जाते हैं, सेम ऐसी है, यही ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये विभिन्न देशों में जो है अलग अलग देशों में व्यापार करती हैं, और व्यापार एक ऐसा साधन होता है जो विश्व के बाजारों को एक कर देता है, यानी कि बिल्कुल क्लोज ले आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वैश्वीकरण क्या है, वो भी डेफिनेशन आगे आएगी। आपसे पूछा जाए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्व बाजार में, विश्व व्यापार में क्या योगदान रहता है एकीकरण में, वो भी मैंने आपको बता दिया कि मतलब प्रोडक्शन कहीं होता है, असेंबल कहीं होता है, डिजाइनिंग कहीं होती है, ग्राहक सेवा कहीं और से दी जाती है, इस टाइप से इनका बिजनेस फैला हुआ होता है। उससे क्या होता है, विश्व के सारे बाजार जो है वो एकीकरण उनका हो जाता है। देखो यही दे रखा है इसमें कि विश्व स्तर पर जो है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर हो रहा है, और उत्पादन की क्रिया जटिल रूप से संगठित हुई है, यानी काफी संगठन, एक ही कंपनी के कई देशों में प्लांट है, तो उससे क्या होगा, संगठन होगा, वही ऑर्डर ले रही है, वही प्रोडक्शन कर रही है, वही बढ़ा रही है आगे, सब सारी चीजें। तो इसे आप जो है पढ़ लेंगे, जो मैंने आपको मौखिक बताया वही इन बातों में लिखी हुई है कि भारत में अच्छे इंजीनियर है, इसलिए जो यहाँ से वो ग्राहक सेवा ले रही है, ठीक है, डिजाइनिंग का भी काम करा रही है भारत से, ठीक है। उससे क्या होता है, इन कंपनियों को जब सस्ती चीजें, भारत में सस्ता डिजाइनिंग है, सस्ता जो है ग्राहक सेवा है, चाइना में सस्ता श्रम है और वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, और असेंबल का प्रक्रिया यूरोप में वहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उससे क्या होगा, इनका जो प्रोडक्शन पे खर्चा आता है वो दोस्तों 50 से 60% कम हो जाता है, और ये अपने माल को जो बेचती है उस पर अच्छे से ज़्यादा लाभ कमा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसमें यही दे रखा है कि जो मैंने आपको बता दिया कि विश्व भर में जो है उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, तो इसमें कौन जोड़ने का काम करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये जो चित्र दिया हुआ है ये भाई साहब ये हैं कि ये कोई कंपनी के मालिक हैं और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्होंने देखा इस देश में कि अब मजदूरी ज़्यादा है लेकिन और सेवाएं बेहतर हैं, तो मजदूरी ज़्यादा है तो ये यहाँ से भाग रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करूँगा, और ये कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अपने कारखाने को दूसरी जगह ले जाएंगे जहाँ कम खर्चीला होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि अब ये यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे मजदूरी बढ़ चुकी है लोगों की, और इन्हें बचत जो है अपने प्रोडक्शन को तैयार करने वो कम से कम हो रही है। तो जो निजी क्षेत्र होता है, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं दोस्तों, उनका मकसद होता है लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, तो वहीं पे निवेश करते हैं जहाँ पे स्थितियाँ उनके अनुकूल होती हैं, और उन्हें पता है कि प्रोडक्शन की कीमत जो है उसमें बनाने में खर्चा कम आएगा, और उसे फिर वो अच्छी कीमत बेच के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यही बातें सारी इसमें दी हुई हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं, यही बातें इसमें दी हुई हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या काम करती हैं दोस्तों, उत्पादन के लिए अपने कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती हैं, और उसके लिए क्या चाहिए होती है ना, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण में ये व्यय करते हैं,
और इसी जो व्यय करते हैं उसी मुद्रा को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। अगर आपसे कहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो जब कोई मतलब बिजनेसमैन कहीं कंपनी बनाता है तो वहाँ भूमि खरीदेगा, वहाँ जब मतलब उस पर बिल्डिंग बनाएगा, फिर मशीनें खरीदेगा, तो इन सब में जो पैसा खर्च होता है उसी को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। लोगों को काम पर रखेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, सीधा निवेश कहते हैं। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती हैं, विदेशों की कंपनियां, तो उसे कहा जाता है दोस्तों विदेशी निवेश। जैसे हमारे यहाँ भारत में इतना एफडीआई आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी सीधा विदेशी निवेश, ठीक है नहीं। तो उसमें क्या है कि इतना एफडीआई है, इसका मतलब यहाँ कंपनियों ने इतना इन्वेस्ट किया। और चाइना आज के ऊपर है, चाइना इस वजह से ऊपर है क्योंकि चाइना ने दोस्तों 1970 के बाद रिफॉर्म लाए अपने मतलब इकोनॉमी में, और उन्हें सस्ता श्रम प्रोवाइड कराया और सस्ती जमीन प्रोवाइड कराई और अन्य बेहतर सुविधाएं कंपनियों को दी, और कंपनियों ने एकदम जो है चाइना में शिफ्ट हो गई कंपनियां। क्योंकि कंपनियों का मकसद होता है लाभ कमाना, उससे उन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि शी जिनपिंग महान नेता बन रहे हैं, बड़े नेता बन रहे हैं, या मोदी बन रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप बन रहे थे, या जो बाइडेन बन रहे हैं। उनका तो मकसद होता है कि प्रॉफिट कहाँ से है, सुरक्षा कहाँ पे है उनके प्रोडक्ट की, उनकी कंपनी की सुरक्षा किस देश में, प्रॉफिट कहाँ से है, उन्हें इससे मतलब, ठीक है नहीं। तो वो जहाँ सस्ता सारी चीजें होंगी वहां इन्वेस्ट करेंगे। और जब विदेशी कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है तो उसे कहा जाता है विदेशी निवेश, ठीक है। और कोई भी पैसे निवेश करता है, कोई प्रोडक्शन खरीद मतलब भूमि खरीदेगा, इमारत या मशीन कल पूर्जे, तो उसे निवेश बोला जाता है, ठीक है। और जब ये निवेश जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं तो उसी को कहा जाता है विदेशी निवेश। तो ये बातें इसमें बताई हुई हैं कि भाई साहब हैं, ये निवेश करना चाहते हैं, इन्होंने देखा यहाँ मजदूरी ज़्यादा है और बेहतर व्यवस्था है लेकिन मजदूरी ज़्यादा, तो यहाँ से अपना कारखाना दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे सस्ता इनका प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये देखो यही सारी चीज़ें, ये विदेशी कपड़े हैं सब जो बाहर से बन के आए हैं, ठीक है। तो ये बनाए कहीं और हैं, और ऐसा मतलब कुछ चीज़ें इसकी दूसरे देश में की गई हैं और फिर बेचा जा रहा है पूरे विश्व में। लिखा हुआ विकासशील देशों में उत्पादित जींस अमेरिका में जो है 6,500 में बेची जाती है, यानी कि हमारे यहाँ सस्ते इनकी लागत आती होगी मुश्किल से 200-300 रुपये या 500 रुपये, और ये अमेरिका में कितने बेची जा रही है, 6,500 में। तो भाई कितना लाभ मिल रहा है कंपनी को, तो उनका मकसद ही लाभ कमाना होता है। इसलिए जो है छोटे छोटे जो विकासशील देश होते हैं उन्हें डेवलपमेंट की जरूरत है, उन्हें निवेश की जरूरत है, तो वहाँ की सरकारें उन्हें सस्ती जमीन प्रोवाइड कराती हैं। और क्योंकि दोस्तों निवेश से क्या होता है, जब ये कंपनियां निवेश करती हैं तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और अन्य एक्टिविटी होती है। सरकार जब रोजगार मिलेगा तो सरकार पर भी दबाव कम होता है, सरकार को टैक्स मिलता है। तो इस वजह से सभी देशों की गवर्नमेंट जो है कंपनियों को अपनी अपनी ओर जो है आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। तो इसमें सब वही तरीके दे रखे हैं। अब बात आती है कि कंपनियां निवेश कैसे करती हैं, कंपनियां निवेश कैसे करती हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। तो दोस्तों इनके निवेश के 2-3 तरीके हैं। एक तो इनके निवेश का तरीका है कि ये एफडीआई सीधे पैसे लगाती हैं, यानी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इसे बोला जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी सीधा एकदम निवेश, सरकार से बात हुई, अनुमति मिली और उन्होंने सीधा पैसा लगा दिया और मतलब बिल्डिंग बनाई और मतलब नए सिरे से मशीनें खरीदी और सब कुछ नया, बिल्कुल ग्रीन, इसे बोला जाता है ग्रीन इन्वेस्टमेंट। और सब कुछ नया होता है दोस्तों, कच्चा माल भी खरीदते हैं ये भारतीय व्यापारियों से या बाहर से मंगाती हैं, तो और अन्य व्यापार भी जो है वो भी उनका भी एक्सपेंशन होता है, वो भी बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। तो इसे बोला जाता है सीधा निवेश करना, नए मतलब कंपनी को नए सिरे से तैयार करना। एक तो तरीका ये है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती हैं, ठीक है नहीं। दूसरा निवेश करती हैं दोस्तों ये कंपनियां जो हैं आसान, ये स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं। छोटी जो कंपनियां हैं जैसे मान लो भारत है, तो कोई अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो यहाँ जो कंपनी है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो निवेश करना चाहती है, ठीक है नहीं, मान लो सपोज करो एग्रीकल्चर में निवेश करना चाहती है, तो एग्रीकल्चर में जो पहले से कंपनी काम कर रही है, एक काम करेगी, उस कंपनी को खरीद लेगी और फिर उसके बाद प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और उस कंपनी को खरीदने के बाद जो उसका मार्केट बना हुआ था उस मार्केट का फिर अपने लिए यूज करेगी, ठीक है।
जैसे इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि अमेरिका की कोई कंपनी है कारगिल फूड्स, उसने भारत मतलब परख फूड्स को खरीदा भारत में, और उसके बाद जो है उसने अपने मतलब व्यापार को बढ़ाया, और अब क्या है वो 50 लाख पैकेट रोजाना निर्माण करती है और खाद्य तेलों की जो सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई। तो पहला क्या है, सीधे सीधे निवेश करना एफडीआई के थ्रू। दूसरा क्या है, आपके पास स्थानीय कंपनी को खरीदना और फिर उसका जो मार्केट है उसका यूज करना, ठीक है, और अपने व्यापार को बढ़ाना। तीसरा है कि ये जो स्थानीय कंपनी है उनके साथ जो है पार्टनरशिप में काम कर लेती हैं, ये स्थानीय कंपनियों को ऑर्डर देती हैं और स्थानीय कंपनियों में निवेश करती हैं। एक तीसरा ये काम है कि स्थानीय कंपनियों में ये निवेश करती हैं, जिससे स्थानीय कंपनियों को पैसा मिलता है और टेक्नोलॉजी मिलती है, और उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से ये लाभ कमाती है। ज़्यादातर शेयर ये अपने पास रख लेती हैं, ठीक है। तो तीसरा तरीका ये है आपका। तो पहला तरीका एफडीआई, दूसरा स्थानीय कंपनियों को खरीदना, और तीसरा तरीका है स्थानीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में काम करना, ठीक है। और चौथा तरीका दोस्तों ये है कि जो जैसे छोटे उत्पादक होते हैं, ये कंपनियां क्या करती हैं, ये छोटे जो उत्पादक हैं दोस्तों उन्हें ऑर्डर दे देती हैं, उन्हें ये ऑर्डर दे देती हैं। तो उससे क्या होता है कि इन्हें सस्ता माल बना बनाया मिल जाता है, फिर उस पर अपना ब्रांड चिपकाएंगी, उस पर अपना जो लोगो चिपकाएंगी, और उसके बाद उसे मार्केट में अपने नाम से उतार देंगे। ऐसा बहुत होता है, जैसे मान लो आपको किसी कंपनी का कोई कपड़ा लेकर आए, तो आप ये विश्वास मत कीजिए कि वो उसी कंपनी का है। तो दोस्तों क्योंकि ये कंपनी लाभ कमाने के लिए काम करती हैं, ये छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं, उन्हें ऑर्डर दे देती हैं। मान लो सपोज करो कोई जूता बनाने वाली कंपनी है, ठीक है नहीं, अब वो जूता बनाने के लिए फेमस है, जैसे गुडलैंड है, गुडलैंड है आपके पास, फेमस कंपनी है। लेकिन क्या काम करेगी दोस्तों, इसने क्या काम किया, छोटे जो उद्यमी है जो जूते बनाने का काम करते हैं उन्हें ऑर्डर दे दिया कि 50,000 गुडलैंड के शूज जोड़ी हमें जूते चाहिए। अब इन्होंने छोटे व्यापारियों ने बना के दे दिए, अब इन्होंने छोटे व्यापारियों ने 500 रुपये में बना के दिए, ठीक है, या 1000 रुपये में बना के दिए। अब ये कंपनी क्या काम करेंगे, उस पर अपना लोगो चिपकाएंगे और उसी जूते को जो है 3-4 हज़ार रुपये में बेच देंगे। तो ऐसे भी ये मुनाफा कमाती है। तो चार प्रकार हो गया, एफडीआई के थ्रू, स्थानीय कंपनी को खरीद कर या स्थानीय कंपनी में पार्टनरशिप कर, और चौथा जो है छोटे उद्यमियों को जो है ऑर्डर देकर। तो ये ऐसे लाभ कमाती है। ये इनका तरीका है निवेश करने का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। जैसे फ्लिपकार्ट पहले भारत की थी, लेकिन अब उसे खरीद लिया गया। अब जो आपके पास जो उसका मालिकाना हक जो है इंग्लिश कंपनी ने ले लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो अपने व्यापार को ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां बढ़ाती हैं। तो इसमें सारी बातें यही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी। और जब ये भारत की स्थानीय कंपनी को दोस्तों खरीद लेती हैं, तो उससे क्या होता है, जो दूरस्थ स्थानों पर उत्पादन का प्रभाव भी जमा रहता है, और दूर दूर के स्थानों पर भी अपने उत्पाद को भेज सकती हैं। क्योंकि जो पहले से कंपनियां काम कर रही है उसकी तो ब्रांचें हर जगह होती हैं, या वो तो ब्रांड बन ही चुका होता है। तो ये क्या काम करती हैं, फिर उसे खरीद के और फिर उसके मार्केट का अपने लिए यूज करती हैं, ठीक है। जैसे छोटे व्यापारी हैं, किसी कंपनी ने इन्हें ऑर्डर दिया इन लोगों को, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल का निर्माण कर रही है महिलाएं, तो ये फुटबॉल बना के उसे देंगी और फिर वो अपना लोगो चिपकाएगी और अपने नाम से फुटबॉल को बेचेगी और काफ़ी मुनाफा कमाएंगी, ठीक है नहीं। तो ये प्रोसीजर होता है। अब ये सब आप पढ़ सकते हो, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है। कार बन कहीं रही है, यहाँ से बन के जो है और ये कहीं दूसरी जगह जा रहा है। फिर रुक जाओ एक मिनट। हाँ, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यहाँ इन्होंने क्या काम किया, भारतीय मजदूरों से निर्मित कारें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में एक कार बनवाई है और इन्हीं कारों को लाद कर जो है विदेश में भेजा जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ इंडिया में बनी हुई है कारें और इन्हीं कारों को फिर विदेशों में भेजा जा रहा है अपना लोगो चिपका कर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन कैसे करती है, इन्हें आप पढ़ लोगे आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब आता है विदेशी व्यापारों का एकीकरण कैसे होता है। तो विदेशी व्यापारों का एकीकरण मैंने आपको बता दिया कि ये कंपनियां अलग अलग देशों में व्यापार करती हैं, और क्या होता है फिर जब अलग अलग देशों में व्यापार करती हैं उससे बाजार क्या हो जाता है, पास में आ जाता है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है
जो विदेशी व्यापार जो है वो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का माध्यम है। अब बाजारों का एकीकरण कैसे होता है कि जो चाइना में खिलौने मतलब बन रहे हैं, वही खिलौने आपको कहाँ मिल रहे हैं, भारत में। वही कहाँ मिल रहे हैं, अमेरिका में। यही तो एकीकरण है। और क्या है, मतलब यही एकीकरण होता है कि बाजारों का एकीकरण का मतलब एक जैसा बाजार होना। जो चाइना में आपको माल मिल रहा है वही भारत में मिल रहा है, वही अमेरिका में मिल रहा है, तो उसी को कहते हैं मतलब विदेशी बाजार का एकीकरण। अब एकीकरण की जो में आपके पास महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि उत्पादक को घरेलू के साथ साथ जो है, और जैसे विदेशी बाजार में जो एकीकरण होता है, पहले थोड़ा सही से समझते हैं अच्छे से कि मैंने आपको बताया कि विदेशी व्यापार तो विभिन्न देशों को एक साथ जोड़ने का जो काम करता है वो विदेशी व्यापार करता है। बाजारों का एकीकरण ये है कि आपने देखा होगा कि भारत में बाहर से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है और भारत का भी माल बाहर जाता है, तो जो इंडिया में चीज़ है वही चीज़ आपको कहाँ मिल रही है, अमेरिका में। वही चीज़ आपको चाइना में, और जो चाइना में वही चीज़ आपको हर जगह मिल रही है। तो ये एकीकरण तो हो गया, एक ही तो हो गया सब मार्केट। जो इंडिया में वही चाइना में मिल रहा है, तो कोई अंतर ही नहीं है, एकीकरण हो गया। ठीक है। जैसे उसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई, क्यों? क्योंकि भारत में व्यापारिक उसे लगा कि व्यापार अच्छा हो सकता है। तो बुनियादी जो कार्य होता है व्यापार का वो लाभ कमाना होता है। अब जैसे एलपीजी रिफॉर्म आए दोस्तों, उससे क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। जो भारत मतलब विदेशी कंपनियां थी, जो केवल भारत में ऐसा था 1970 तक भारत में अर्थव्यवस्था बंद थी। जो महत्वपूर्ण चीजें थी जैसे मशीनरी है, अनाज है, ये सारी इस टाइप की कोई भी चीज है, वही हम बाहर से मंगाते थे जो हमारे लिए जरूरी थी। बाकी हमने क्लोज कर रखी थी अपनी इकोनॉमी। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी मैं स्टोरी बता देता हूँ 5 मिनट की। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इससे इससे ये हुआ कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया, क्योंकि बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो डॉलर में होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, तो दोस्तों जिससे हम बाहर से सामान मंगा देते हैं, जब बाहर से सामान आता है इम्पोर्ट हम करते हैं, तो दोस्तों हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। और जब हमारे पास डॉलर होगा जब तो भुगतान होगा। तेल आता है सऊदी अरब से, ईरान से, इनसे, तो सब पैसे डॉलर में जाते हैं जो भी भारत से भारत में माल आता है। तो जब भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार, ये एक अलग टर्म है, ये बताएंगे जब इकोनॉमी की क्लास होती है। विदेशी मुद्रा भंडार होता है दूसरे देशों की मुद्रा भारत के पास जो होती है, उसे विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। तो डॉलर की भारत के पास कमी हुई तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष WTO के पास गया। तो दोस्तों जब ये कर्ज देते हैं ना, WTO या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इनमें कौन बैठे हैं, विदेश जो विकसित देश हैं उनके मेंबर बैठे हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, भारत के सामने शर्त रखी कि तुम अपनी इकोनॉमी को खोलो। उससे क्या होगा, तुम्हारा भी व्यापार बढ़ेगा और दूसरे देशों का भी व्यापार बढ़ेगा। तो इसलिए जो है सन 1991 में भारत में LPG रिफॉर्म आए। 1991 में भारत में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों रिफॉर्म आए। और उसके बाद भारत में इन्वेस्टमेंट आया, भारत का व्यापार विदेशी व्यापार के लिए खुल गया। उससे क्या हुआ, बाजार का एकीकरण हुआ। जो अमेरिका में ब्रांड बिकता था वही आज भारत में बिक रहा है, और जो चाइना में बिकता था वही आज भारत में बिक रहा है, जो भारत में बिकता था वो आज अमेरिका में बिक रहा है। तो यही तो बाजार का एकीकरण होता है। ठीक है। तो बाजार के एकीकरण की आप प्रक्रिया समझे। जैसे ये चीन के खिलौनों का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसे पढ़ लेना, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ विदेश व्यापार जो होता है, जो विदेशों के साथ एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, यही देशों के बाजारों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी जो सामान अमेरिका में मिल रहा है वही भारत में मिल रहा है, वही चाइना में, तो ये बाजार का क्या हो गया, एकीकरण का मतलब एक जैसा बिल्कुल। ठीक है, नहीं मिल गए बाजार बिल्कुल, अंदर ही नहीं पता चल रहा। तो वैश्वीकरण की देखो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है कि वैश्वीकरण है क्या। तो बड़े देखो इसमें अच्छे से दे रखा है कि ये महानुभाव जो है बड़ी कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने पृथ्वी को अपने हाथों पर ले रखा है, क्योंकि अब इनके हाथ में पृथ्वी है। क्यों? क्योंकि ये कई देशों में व्यापार करते हैं और इतना इनके पास पैसा है, बड़ी जो कंपनियां होती हैं, छोटे छोटे देशों की इकोनॉमी भी, GDP भी उनके बराबर नहीं है। तो ये किसी भी देश की पॉलिसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, नहीं तो सिर पे इन्होंने अर्थ रख रखी है, यानी हर जगह अब इनका ही मामला है, क्योंकि अलग अलग देशों में इनके पास इतने पैसे हैं, किसी भी देश की जो राजनीति है या किसी भी देश की जो पॉलिसी है उसे ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेचारे छोटे व्यापारी हैं, ये कह रहे हैं कि दुनिया से खेल रहे हो, एक दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इतना इन्वेस्टमेंट मतलब कर रहे हो, इतना प्रोडक्शन कर रहे हो,
जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है, तो एक दिन कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वैश्वीकरण में क्या होता है, वैश्वीकरण में व्यापार को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जब व्यापार होता है तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है तो दोस्तों उसमें आपके पास पोल्यूशन भी होता है, ठीक है नहीं, कार्बन मतलब CO2 कार्बन का एमिशन भी होता है। तो उससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, और जिससे जो है कई सारे एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती हैं। जैसे आपके पास बरसात कम होना, ज़्यादा होना, ठीक है, और तूफान आना समुद्र में, और कम आना, ज़्यादा आना, ये सारी चीज़ें जो है होने लगती हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वैश्वीकरण की डेफिनेशन को मैंने जो बताया आपको, एक इन्होंने फोर्ड मोटर का एग्जाम्पल दे रखा है, इससे आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया है। अब आगे आपके पास मैं डेफिनेशन बता देता हूँ बस। देखो वैश्वीकरण की डेफिनेशन जो मैं आपको मौखिक बता चुका हूँ कि विभिन्न देशों के बीच जो है एकीकरण की प्रक्रिया जो है व्यापार के द्वारा, यही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। और इसमें क्या होता है, विभिन्न देशों में तेजी से व्यापार होता है और निवेश और टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है। तो ये भी चीज़ है आपके पास, ठीक है, वैश्वीकरण में। तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि अब तुमने देखा होगा कि भारत में कोई एजुकेशन लेना नहीं चाहता तो अमेरिका चला जाता है, अमेरिका मतलब और कहीं देश का भारत में आता है, श्रीलंका का, एजुकेशन लेने के लिए। यानी आजकल शिक्षा का जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपने देखा होगा कि इंटरनेट का इतना यूज है कि भारत में कोई, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, कोई मैगजीन छपनी है तो उसने डिजाइनिंग भारत में कराई है, प्रोडक्शन भी भारत में कराया है, और बेच कहाँ रहा है, अमेरिका में। या डिजाइनिंग अमेरिका में कराई है, प्रोडक्शन भारत में कराया है, बेच कहाँ रहा है, आपके पास अमेरिका में, फ्रांस में, चीन में। तो ये क्या हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी ने हमें इतना जोड़ दिया, दोस्तों इतना क्लोज ला दिया कि अब ये विश्व एक क्या है, गांव बन चुका है। जैसे गांव में बड़े क्लोज से संबंध होते हैं एक दूसरे लोगों के सबके, ऐसे ही अब विश्व में जो है बिल्कुल पास है। आप सोशल साइट हैं, इंटरनेट है, इन सब का यूज इतना बढ़ चुका है, ना तो आप इससे बच कर रह सकते हो, और ये विश्व में एक जोड़ दिया बिल्कुल। कोई भी आपको ऑर्डर करना है, एकदम इंटरनेट से मेल कर दीजिए, प्रोडक्ट से वहां से माल आपका जो है आने लगेगा, बस पेमेंट करना है, उसके अकाउंट पे माल आ जाएगा। पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, आज बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो वैश्वीकरण क्या है कि विभिन्न देशों का तीव्र एकीकरण, यही वैश्वीकरण है। और दोस्तों उदारीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था LPG रिफॉर्म हमें पढ़ने। उदारीकरण का मतलब होता है, इसमें आएगा देखो, कि वैश्वीकरण को संभव बनाने, ये जो वैश्वीकरण हुआ है इसे संभव बनाने वाले कारण कौन से हैं। तो दोस्तों इसे संभव बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हुआ है, टेक्नोलॉजी की जो उन्नति हुई है, वो सबसे मेन कारण है इसे संभव बनाने वाले। चाहे वो आपका परिवहन टेक्नोलॉजी हो, ठीक है नहीं, व्हीकल में जो टेक्नोलॉजी है अच्छी से अच्छी जो है, एरोप्लेन का हम यूज़ कर सकते हैं विदेशी सामान के लिए, ठीक है, लाने के लिए। ट्रेन का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए ट्रेन का यूज किया जा सकता है, प्राइवेट सवारी का यूज किया जा सकता है। यानी परिवहन का टेक्नोलॉजी या डिजाइनिंग की कोई टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, डिजाइनिंग के लिए इंजीनियरिंग में हम बहस कर रहे हैं आज की डेट में। मतलब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और ये सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये सब टेक्नोलॉजी में आते हैं। इन्होंने दोस्तों वैश्वीकरण को बहुत तेजी से जो है बढ़ावा दिया, ठीक है। अब दूसरा एक आता है वैश्वीकरण को तेजी से बढ़ाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी। एक तो होता है परिवहन टेक्नोलॉजी है, और कोई टेक्नोलॉजी, एक होता है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, IT सेक्टर, ठीक है नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसने इतना ज़्यादा प्रभाव डाला है ग्लोबलाइजेशन पे कि आज आप बैठे बैठे कहीं से भी जो है ऑर्डर ले सकते हो, दे सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, ठीक है नहीं। और कोई भी प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग कर सकते हो बैठे बैठे इंटरनेट से। पर किसी को विदेश में पढ़ाना है उधर पढ़ा सकते हो, विदेश से पढ़ना है उधर आप पढ़ सकते हो, हर प्रकार से। तो इसने वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसे बहुत तेजी से अप्लाई किया। लेकिन जिन देशों में दोस्तों सुविधा नहीं है, तो वहाँ अगर इंटरनेट होगा भी तो कोई फायदा नहीं है। देखो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं है तो क्या करूँगा इंटरनेट पर, तो और अदर्स जो सुविधाएं वो भी होना बहुत जरूरी है। यानी जिस देश में बिजली के साधन बढ़िया हैं, टेक्नोलॉजी के साधन बढ़िया हैं, वो देश आज के देश में उन्नति कर रहा है। एक आता है दोस्तों उदारीकरण। वैसे ये आप पढ़ लेना, इसमें दिया हुआ है, मैडम कह रही हैं
कि ऐसी बुक हमारे यहाँ क्यों नहीं छपती। तो इनके ये पापा जी कह रहे हैं कि बेटे ये बुक जो है भारत वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अच्छा पेपर पे अच्छी मशीनें जो है कहाँ है, विदेश विकास विकसित देशों में, डेवलप कंट्री में, अमेरिका समथिंग में, तो वहाँ अच्छी मैगजीन भी छपती हैं और वहाँ कॉस्ट उनकी कम आती है, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो वैश्वीकरण में दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ जो है बदलाव किया है, बहुत तेजी से वैश्वीकरण को बढ़ा है। तो यही बातें सब इसमें लिखी हुई हैं कि दिल्ली में डिजाइन की जाती है। मैंने जो मैगजीन की बात बताई थी ना, आप पढ़ लेना, आपकी ये चीज़ें समझ में अब आ जाएंगी। अब देखो ये आता है विश्व व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। मैंने आपको एक बताई थी कि हमने लिबरल मतलब ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा अच्छे से। उदारीकरण क्या होता है दोस्तों, जो विदेशी व्यापार होता है उस पर जो कर लगाते हैं हम उन्हें बोला जाता है अवरोधक, ठीक है नहीं, इसमें दिया हुआ है व्यापार अवरोधक बोला जाता है, जो आयात पर हम कर लगाते हैं। अब जब भारत में दोस्तों 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम हो गई, तो उससे क्या हुआ दोस्तों, उससे ये हुआ कि भारत के को अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी पड़ी और भारत को कई सारे जो है जो आयात पे भारत में चीजें आती थी कंपनियों की, विदेशी कंपनियों की, उन पर कर लगाता था, अब वो उसे कर हटाने पड़े। तो उससे क्या हुआ, भारत का उदारीकरण हुआ। उदारीकरण का मतलब है अवरोधों को कम करना, अवरोधों को कम करना। अब जो और देशों की कंपनियां हैं उन पर कम टैक्स लग रहा है, वो भारत में अपना सामान बेच सकती हैं, ठीक है। तो उदारीकरण का मतलब होता है अवरोधों को कम करना। अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूं प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। दोस्तों निजीकरण का मतलब होता है कि भारत में ज्यादातर पहले 1970 तक या 1991 तक भारत में जो बड़े बड़े उद्योग थे उन पर सरकार का स्वामित्व था। तो निजीकरण में होता है सरकार का स्वामित्व कम होना, यानी सरकार ने अब कुछ सेक्टर ऐसे थे, कुछ क्षेत्र जो है वो निजी यानी बिजनेसमैनों, निजी व्यक्ति के लिए खोल दिए। कुछ क्षेत्र निजी लोगों के व्यापार के लिए खोल देना, व्यापार के लिए खोल दिए, ठीक है नहीं। यानी सरकार अब हर क्षेत्र में नहीं घुसेगी, सरकार केवल उसी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेगी या फैक्ट्री लगाएगी जिसे निजी क्षेत्र प्रोवाइड नहीं करा सकता, और जिसे निजी क्षेत्र यानी कि जो बिजनेसमैन लोग हैं या प्राइवेट पार्टनर हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं, तो सरकार वहां नहीं जाएगी, ठीक है नहीं। तो इसे बोल दिया जाता है निजीकरण। तो हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन को, हमने अच्छे से पढ़ा, हमने पढ़ा जो लिबरलाइजेशन है उसे अच्छे से, और हमने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन को अच्छे से, तीनों को हमने अच्छे से पढ़ा दोस्तों। और हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वैश्वीकरण में योगदान भी अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि उदारीकरण क्या होता है, आयात का अवरोधों को कम करना उदारीकरण होता है। हमने ये भी पढ़ा कि निजीकरण क्या होता है, यानी सरकार कुछ क्षेत्रों को निजी व्यक्तियों के लिए खोल देती है व्यापार के लिए, उसे निजीकरण बोला जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें वही दे रखी है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण, यानी अब आराम से जब भारत की अर्थव्यवस्था खुल गई तो अब कंपनियां भारत में दोस्तों इन्वेस्ट कर सकती हैं, विदेशी कंपनियां जैसे अमेजन है, व्हाट्सएप है, ये सारी कंपनियों ने भारत में इन्वेस्ट किया और विदेशी निवेश भी आ सकता है। अब ये सीधा सीधा भारत में निवेश कर सकती हैं, पहले ऐसा नहीं था। 1970 के दशक में, 1970 के दशक में बहुत कम बाजार, भारत का बाजार खुला हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ देश आज़ादी के समय दोस्तों हम बहुत गरीब थे, हमारे खाने की पूरी व्यवस्था नहीं थी, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मैंने आपको सारा अच्छे से समझाया कि द्वितीय क्षेत्र भारत में कम डेवलप है। तो भारत के जो कारोबारी थे उन्हें वैश्विक बड़ी कंपनियों से मतलब कंपटीशन को कर सकें, इसलिए हमें अपने जो व्यापारी थे उन्हें क्या देना था दोस्तों, प्रोत्साहन देना था, उन्हें मजबूत बनाना था, उन्हें टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाना था। इसलिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोला। अगर खोल देते तो ये बड़े बड़े जो भस्मासुर है, भस्मासुर बोला जाता है बड़ी कंपनियां जो होती हैं, ये बड़े बड़े जो कंपनियां हैं दोस्तों भारत के पूरे मार्केट में छा जाती। आज आप देखो कि व्हाट्सएप, अमेजन, अमेजन आज जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए छाई हुई कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है नहीं। और फ्लिप सोशल साइट में व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सब सेम एक ही व्यक्ति की सारी चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बड़ी कंपनियां दोस्तों छोटे भारत के व्यापार में
मोनोपोली हो जाती। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी मोनोपोली हो गई थी कुछ टाइम, मतलब मोबाइल के उसमें। तो मोनोपोली जब हो जाती है, मोनोपोली का मतलब होता है एक बाजार पे एकता, यानी कि बाजार पे एकाधिकार, केवल वही कंपनी। उससे क्या होता है दोस्तों, उपभोक्ता को सेवाओं के बदले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि जब वैरायटी नहीं होगी, जब डाइवर्सिटी नहीं होगी प्रोडक्ट में, तो हमारा जो चूज करने का विकल्प है वो भी कम हो जाएंगे। आज अगर 10 तरह के प्रोडक्ट होंगे तो आपको एक महंगा है तो दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो आपको सही लगेगा वो आप खरीद लोगे। ठीक है, तो इसलिए जो है दोस्तों डाइवर्सिटी होना भी प्रोडक्ट में बहुत जरूरी है, उससे उपभोक्ताओं पर कम लोड पड़ता है। ठीक है, तो ये सब वही दे रखा है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको मौखिक समझा दिया, अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें ये डेफिनेशन दे रखी है कि सरकार जब अवरोधों का मतलब होता है टैक्स वैक्स लगाना बाहर के सामान पे। ठीक है, सरकार अवरोध या प्रतिबंध को हटाने की जो प्रक्रिया है सरकार के द्वारा, उसी को क्या कहा जा रहा होता है, उदारीकरण। और जब सरकार कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल लेती है, उसे क्या बोलाता है, निजीकरण। ठीक है, आप इसे पढ़ लेना अच्छे से। तो हमारा तीनों टॉपिक पूरे हो गए, वैश्वीकरण और मतलब ग्लोबलाइजेशन, और आपका प्राइवेटाइजेशन, और कौन सा, लिबरलाइजेशन। ठीक है नहीं, उदारीकरण। अब आता है दोस्तों एक WTO होता है, आपने देखा होगा विश्व का जितना भी व्यापार होता है, कोई ना कोई संस्था तो होगी जो इस व्यापार को चलाती होगी या कंट्रोल करती होगी, तो वो संस्था का नाम है दोस्तों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये WTO है, ये विश्व में जितने भी व्यापार होते हैं उनके लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है, उस व्यापार को जो है कंट्रोल करती है, और ये देखती है कोई देश जो है जो इंटरनेशनल कानून है व्यापार से संबंधित उनका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर उल्लंघन करता है तो वो उसके लिए सख्त नियम बनाती है या उस पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा WTO क्या है, तो एक संगठन है जो विश्व के व्यापार को कंट्रोल करता है। ठीक है, 1995 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों है, मुख्यालय जिनेवा में, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, तो अब आपको पता लगा विश्व व्यापार संगठन का क्या रोल होता है, इंटरनेशनल जो व्यापार होता है उस पर कंट्रोल करना, नियम कानून बनाना उसके लिए, और उनका पालन करवाना। ठीक है, और ये भी देखना कोई देश जो है इन नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है कि सारे देशों के व्यापार जो हैं वो खुले रहें एक दूसरे के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो मुक्त व्यापार है, अब मतलब कोई भी देश दोस्तों कहीं भी जब इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसे बोला था मुक्त व्यापार, जब जो बैरियर होते हैं, अवरोधक बहुत कम होते हैं। अब क्या ये न्याय संगत है, क्या इसका फायदा सभी लोगों को पहुंच रहा है भारत में, हमें ये भी देखना होगा। अब भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, अब भारत में हम वैश्वीकरण के प्रभाव को पढ़ेंगे दोस्तों, कि क्या ये वैश्वीकरण जो है भारत पे सही प्रभाव डाल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो वैश्वीकरण के प्रभाव है उसका क्या। देखो दोस्तों, वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण से फायदे, पहले मैं आपको फायदे बताता हूँ, आप लिखते रहना या सुन लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं लिख के बताऊंगा सारी चीज़ों को, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, इसके फायदे हैं कि स्थानीय जो उत्पादक हैं उनके उन्हें जो है जो वैश्विक उत्पादक हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिससे जो स्थानीय हमारे यहाँ के जो, जैसे मान लो भारत की हम एग्जाम्पल लें, तो हमारे यहाँ के जो उत्पादक हैं, जब वैश्वीकरण होगा तो बाहरी कंपनियों से उनके कंपटीशन होगा, तो वो क्या काम करेंगे दोस्तों, अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारेंगे, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है चीज़ों को अच्छा करेंगे, तो इससे उनका विकास होगा टेक्नोलॉजी में भी, और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी डेवलपमेंट होगा। और दोस्तों जब कई देशों की कंपनियां भारत में प्रोडक्ट लाएंगी तो उससे प्रोडक्ट में क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी, उसके पास लोगों के पास ज़्यादा विकल्प होंगे चुनने के, और लोग अपनी पसंद के हिसाब से, जो उनके हिसाब से सही है, उनकी कैपेसिटी के अंदर है, उस प्रोडक्ट को चुनेंगे। और बाजार में दोस्तों मोनोपोली किसी भी कंपनी की नहीं होगी, एकाधिकार किसी कंपनी का नहीं होगा। दूसरा है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती हैं, पहले मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ फायदे, फिर नुकसान बताऊंगा, ठीक है नहीं। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती हैं दोस्तों, तो वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, पैसा काफ़ी लगाती हैं, नया प्लांट खोलती हैं, मशीनी खरीदती हैं, तो उससे रोजगार बढ़ते हैं, उससे भारत में बेरोजगारी कम होगी। इस वजह से हर देश जो है
इन्वेस्टमेंट लाने के चक्कर में पड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि इन्वेस्टमेंट से क्या होगा दोस्तों, यहाँ बेरोजगारी कम होगी, प्रोडक्शन यहाँ होगा तो उससे टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को भी। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास जब कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है दोस्तों, उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है जब कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो जो उसे रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती हैं, मान लो एक कोई कंपनी है बड़ी, उसने इन्वेस्टमेंट किया, अब उसे मतलब कपास चाहिए, तो वो किस कंपनी से कांटेक्ट करेगी? जो कपास के उत्पादन को करती है, तो उससे रॉ मटेरियल के लिए उस कंपनी को भी फायदा होगा फिर रॉ मटेरियल देने के लिए। तो जब बड़ी कंपनियां निवेश करती हैं दोस्तों, तो उससे संबंधित जो कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, तो उन लोगों को भी फायदा होता है। जैसे सपोज करो चीनी बनाने वाली कोई कंपनी है, तो उसे चाहिए गन्ना, तो वो क्या काम करेगी? किसी गन्ने वाली फैक्ट्री से संपर्क करेगी या किसी बड़े किसानों से संपर्क करेगी, तो उन्हें भी फायदा होगा। तो ये भी फायदा होता है कि जब निवेश आता है तो। और फिर आपके पास आता है जब कॉम्पिटिशन होता है तो फिर भारतीय व्यापारियों को भी उसका लाभ होता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां भारतीय कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उससे पैसा भी आता है उनकी कंपनी में और टेक्नोलॉजी भी आती है, तो उसे दोहरा भी फायदा होता है। और इसके बाद क्या होता है, जो हमारे यहाँ जैसे बेंगलोर है या वो मतलब बेंगलोर है, दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ जो सेवा क्षेत्र उपलब्ध कराती हैं, जो कॉल सेंटर वाली कंपनियां हैं जो दूसरी कंपनी के लिए सेवा का काम करती हैं, तो दोस्तों उन कंपनियों को भी फायदा होता है। उन्हें ऑर्डर मिलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बिकवाइए और कॉल सेंटर में इन लोगों से जो है कस्टमर को ये प्रोडक्ट बिकवाइए। आपने सुना होगा कॉल सेंटर से दवाई बेचते हैं लोग, दवाई बताते हैं कि ये दवाई है, आप इतनी छूट चल रही है, आप लेना चाहो तो ले लो, या कुछ और भी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इससे सेवा कंपनियों को भी फायदा होता है। तो हमने जो लाभ को 4-5 चीज़ों में पढ़ा कि कंपनियां आती हैं तो प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं तो आपने चुनने के विकल्प बढ़ जाते हैं, उपभोक्ता को लाभ होता है, कस्टमर को। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा कि जब कंपनियां आती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, तो स्थानीय जो कंपनियां होती हैं, जो यहाँ की लोकल कंपनियां होती हैं, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलपमेंट करने में आसानी होती है और डेवलपमेंट वो करती है तो उसका उन्हें लाभ मिलता है। तीसरा होता है कि जब बाहर की कंपनियां भारतीय कंपनियों में निवेश करती हैं तो उससे उनकी कंपनी में पैसा भी आता है और टेक्नोलॉजी भी आता है, जिससे दोनों कंपनियों को फायदा होता है। और चौथा ये होता है कि जब कंपनियां निवेश करती हैं तो बेरोजगारी मतलब कम होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, और साइड के जो कच्चे माल देने वाले, प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं, रॉ मटेरियल, तो उन लोगों को भी फायदा होता है। ठीक है, और एक पांचवा ये है कि आपके पास जब कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करती हैं तो यहाँ की जो सेवा प्रदत्त कंपनियां हैं, ठीक है नहीं, यहाँ जो डिजाइनिंग का काम करती हैं कंपनियां या ग्राहक सेवा का काम करती हैं बेंगलोर में या दिल्ली में, मुंबई में कहीं भी, तो उन लोगों को भी रोजगार होता है। ठीक है, और छोटे कंपनियों को भी बड़ी कंपनियां ऑर्डर देती हैं अब प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन नुकसान क्या है दोस्तों? नुकसान ये है कि क्या ये जो वैश्वीकरण हो रहा है, ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसका फायदा सब लोगों को हो रहा है? नहीं दोस्तों, इसका फायदा सब लोगों तक नहीं पहुंचता। जो कम पैसे वाले गरीब लोग हैं उन तक इसका फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में दोस्तों फायदा, मैक्सिमम फायदा उन्हीं लोगों को होता है जिनके पास पैसा होता है। जो बड़े लोग होते हैं वही फैक्ट्रियां लगाते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां जो निजी व्यक्ति होता है वो लाभ के लिए लगाता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार उन्हें सस्ती चीजें प्रोवाइड कराती है, सुविधा देती है, और क्योंकि लाभ वो ज्यादातर जो है उनके पास ही रहता है, इसलिए दोस्तों जो कमजोर गरीब लोग हैं वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता। कुछ पहुंच पाता है, जैसे चुनने की प्रोडक्ट होते हैं तो अपनी मन से चुन सकता है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं इन्वेस्टमेंट जो करती हैं वो प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट का जो है बड़ा हिस्सा एक व्यक्ति के पास रहता है जिसकी कंपनी होती है। इसलिए दोस्तों भारत में असमानता बढ़ती चली जा रही है, गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लाभ सारा एक ही व्यक्ति के पास इकट्ठा हो जा रहा है, कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो जा रहा है, और ज्यादातर जनसंख्या वो आज भी गरीब है और अपनी जो है दो मतलब दिन रात की बस व्यवस्था कर रही है खाने की। और दूसरी एक नुकसान ये है कि जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो दोस्तों उससे क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को, कीमत कम करने के लिए ये कंपनियां क्या काम करती हैं, लोगों की छटनी करती हैं, और छटनी करती हैं क्योंकि इनसे क्या होगा, इनका खर्चा कम हो और प्रोडक्ट की कीमत क्या होती है, कम कर रहे हैं, जिससे मार्केट में बिके। अगर खर्चा ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा होगी तो मार्केट में कोई लेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि जो महंगा चीजें होती हैं वो कम ली जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, छटनी करती हैं तो रोजगार भी जाने के चांसेस रहते हैं।
और जब बड़ी कंपनी आती है, टेक्नोलॉजी लाती हैं दोस्तों, तो ये बड़ी बड़ी जो है टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, तो उससे भी रोजगार के जाने के चांसेस रहते हैं। और फिर एक और बात कि श्रमिकों को लाभ का कोई हिस्सा नहीं मिलता। अगर मजदूर की कीमत 300 रुपये है तो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं वो 10,000 रुपये का, ठीक है, जिसमें बनने में कीमत आ रही है मात्र 1,000 रुपये, और मजदूर की सैलरी दे रही है केवल एक दिन के 300 रुपये, लेकिन प्रोडक्ट जा रहा है 10,000 रुपये का। तो यानी कि जो मजदूर 1,000 रुपये खर्चा आ रहा है और 10,000 रुपये का प्रोडक्ट बना रहा है, उसे केवल दोस्तों 300 रुपये मिल पाते, तो श्रमिकों तक भी पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। और ग्लोबलाइज एक नुकसान ये होता है कि ये बड़ी कंपनियां होती हैं, ये किसी भी देश की पॉलिसी को मतलब प्रभावित करती हैं, वहाँ की पॉलिटी को प्रभावित करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये नुकसान होते हैं। तो ये आज आपका जो टॉपिक है वैश्वीकरण दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ, और आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया इन पर, आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे दोस्तों। ये सब बढ़ती प्रतियोगिता वही है जो मैंने मौखिक आपको बताया। एक बार आप देखो, एक एक लाइन पढ़कर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वीडियो भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जिसे आप जो है मतलब समझ ना सको। तो हमारा कोशिश है कि टॉपिक क्लियर हो जाए आपका, बस आपके समझ में आ जाए तो आप पढ़ तो लोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इन्हें पढ़ लेना, मैंने ज़्यादातर टॉपिक सारे क्लियर करा दिए, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, और कल हम मिलेंगे। ये सब मैंने आपको मौखिक बता दिया, आप इन्हें पढ़ सकते हो। ये न्याय संगत वाला ही मैंने बता दिया कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, क्या इसका वैश्वीकरण का लाभ सबको हो रहा है, तो आम आदमी तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा, ठीक है, कुछ ही लोगों को लाभ होता है। मैंने सब मौखिक बता दिया आपको ये। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और कल हम दोस्तों पढ़ेंगे नया चैप्टर, उपभोक्ता अधिकार। तो आज केवल इतना ही, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है आपका। और कल हम पढ़ेंगे उपभोक्ता अधिकार, 5वां चैप्टर। आज के लिए केवल इतना ही, अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से जो है आप अपनी तैयारी को बेस्ट करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आपका, आप सब लोगों का ओनली एग्जाम फोकस पाने के लिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम शाम को 6 बजे, और नए चैप्टर के साथ।